हेलो स्टूडेंट्स, प्रताप सर स्टडी हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज की क्लास में आप सब पढ़ेंगे एक वीआईपी टॉपिक जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेलो, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है इक्वेटोरियल पोजीशन, इसके तीन नाम होते हैं। या तो इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, या इसको हम ट्रांसवर्सल पोजीशन भी बोल देते हैं, या इसी को हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। आप किसी भी नाम से इसको जान लें। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पता करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि पीछे वीडियोस में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम होता है कुछ इस तरह। दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बेटा, Q, और इसको भी मान लिया Q। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों पॉइंट चार्जेस का जो नेचर है वो अपोजिट होता है। तो सपोज इट इज नेगेटिव Q एंड इट इज पॉजिटिव Q। ये 2 पॉइंट चार्ज। नाम मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, नाम मान लिया इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ए बी है। बेटे, दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये बहुत ही मोस्ट स्मॉल डिस्टेंस का लाइन होता है। आप पीछे पढ़ चुके नहीं, अगर आपको पता है तो आप पीछे वाले वीडियो जाकर देख लें, आपको पता हो जाएगा। और इस डिस्टेंस को हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। डाइपोल लेंथ हम एज्यूम करते हैं ट्वाइस ए, ऑलवेज ट्वाइस ए एज्यूम करते हैं। और इस डाइपोल का सेंटर पॉइंट, दैट मीन इनके लाइन ज्वाइनिंग का जो मिडिल पॉइंट है, ये इस मिडिल पॉइंट को हमने थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया दिस इज पॉइंट O। अब सवाल उठता है इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती? तो कुछ नहीं होती, बने रहिए हमारे साथ, सीख जाएंगे आप। सुनिए, अगर ये जो A से B तक लाइन ज्वाइनिंग देख रहे दोनों चार्जेस के सेंटर्स का, अगर इस लाइन को हम इसी डायरेक्शन में प्रोसीड कर दें इस तरह, तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्सिस। दैट मीन एक्सियल पोजीशन, कोई भी पॉइंट होगा इस लाइन पे मेरे लाल, वो एक्सियल पोजीशन पे शो करेगा। किसके थ्रू? डाइपोल के थ्रू। लेकिन हमें निकालना है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब यह है कि हम इस डाइपोल लेंथ का, ये जो डाइपोल लेंथ है, इसके सेंटर पॉइंट से कहने चाहिए, मतलब यह कि इस डाइपोल का हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें। राइट बाइसेक्टर, दैट मीन सेंटर पॉइंट से इस डाइपोल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। इस तरह ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट से? सेंटर पॉइंट से। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जस्ट परपेंडिकुलर ऑन द डाइपोल थ्रू पॉइंट O, इसी लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन है आपका, इस लाइन का नाम ये भी है इक्वेटोरियल लाइन, या इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, या इसी को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी लाइन कह देते हैं। तो इस लाइन पर जहां पर भी हम कोई पॉइंट सपोज कर लेंगे, वो पॉइंट, उस पॉइंट का जो पोजीशन होगा इस डाइपोल के थ्रू इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए थ्रू द डाइपोल हम उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। और राइट बाइसेक्टर पर हमने सपोज कर लिया कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट P। इसी पॉइंट P पर हमें पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसको वेक्टरी और मॉड में बंद करके रखा है। हम इसका स्केलर वैल्यू पता करेंगे। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ जो हमसे पूछा गया मेरे लाल कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कहां पर? इस पॉइंट P पर। किसके थ्रू? इस डाइपोल के थ्रू। किस पोजीशन में? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है हम समझ गए। इक्वेटोरियल पोजीशन
कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, डाइपोल का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, या यूं समझो सेंटर पॉइंट से हमने इस AB लाइन के थ्रू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस परपेंडिकुलर लाइन पर, जिसे कि हम इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, इस पर एक पॉइंट लिया P, और एज्यूम किया कि इस पॉइंट P से लेकर के इस डाइपोल तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लिया R है। ये हमने सपोज किया। लेट कौन सा डिस्टेंस, OP दिस इज इक्वल टू R, हमने ये लेट कर लिया। अब क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, थोड़ा सा। कैसे, P पॉइंट को A पॉइंट से मीट कर देते हैं बेटे, P पॉइंट को A पॉइंट से मीट कर दिया, और इसी तरह B पॉइंट को भी हमने P पॉइंट से मीट कर दिया, इस तरह स्ट्रैट। ये अब आप एक चीज समझें, OP line is the right bisector line of dipole AB, and P is a point which is present just on the equatorial line. So, length of AP is just is equal to length of BP. मतलब AP इक्वल होगा BP, बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट है। अब एक चीज और सुने आप, ये जो आपका PAB ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का साइड AP और साइड BP बोथ आर इक्वल। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दिस वन एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ऑलरेडी मैथमेटिक्स से हम जानते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। हमें पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहां हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं, तो आप समझ लें ये डाइपोल हमारा एयर अदरवाइज वैक्यूम में है, ठीक है। अब जरा सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है। हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो अवे फ्रॉम चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज के थ्रू P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन जो होगा B टू P, तो इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन को BP जो ज्वाइनिंग लाइन देख रहे हैं आप, इसी लाइन को हमने इसी डायरेक्शन में इस तरह प्रोसीड किया और सपोज किया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू पॉजिटिव Q चार्ज एट पॉइंट P, ये हमने डिनोट किया E1, मान लिया E1 है इसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह जब निगेटिव चार्ज पे ध्यान दें, ये जो निगेटिव चार्ज है अगर ये भी पॉजिटिव होता मेरे लाल, तो इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर अवे होगा, A से P की ओर होना चाहिए था। कब? जब ये पॉजिटिव होता, बट इसका तो नेचर निगेटिव है, तो ड्यू टू नेगेटिव नेचर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा P पॉइंट पर, उसका डायरेक्शन होगा P टू A टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसका इस डायरेक्शन में ऐसे एरो लगा दिया और सपोज किया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड E2 है। अब आप देख रहे हैं कि एट पॉइंट P हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज मिल रहे हैं, एक है E1 और एक है E2। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्यों? इसलिए E1 जो इंटेंसिटी है बेटा वो चार्ज Q के थ्रू है। ये डिस्टेंस P पॉइंट से B पॉइंट तक का BP, या तो PB लिखें या हम BP कुछ भी कहें, ये डिस्टेंस है, डेफिनिट है जो भी है। इसी तरह E2 की बात जब हम करते हैं तो E2 भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है P पॉइंट पर वो भी चार्ज Q के ही थ्रू है, नेगेटिव केवल डायरेक्शन बताता है। बाकी बात रही डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस P टू A है इसमें, जबकि इसमें डिस्टेंस P टू B है, और हमें पता है कि AP इज जस्ट इक्वल टू BP। तो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है यहां पर वो सेम होगा। आई रिपीट अगेन, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू E1 और E2 का जो
स्केलर वैल्यू है दैट विल बी सेम बिकॉज चार्जेस आर सेम and distance of both charges from the unknown point, that mean BP and AP both are same. अब सुने, E1 और E2 ये वेक्टर क्वांटिटीज, इनका जो रिजल्टेंट होगा ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं E1 और E2 के बीच का, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी जो इनका रिजल्टेंट लाइन होगा। दैट मीन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा वो इस लाइन का बाइसेक्टर होगा, कुछ इस तरह ये बाइसेक्टर लाइन होगा इस एंगल का ये। और ये जो लाइन होगी, लेट कर लें दिस इज PX लाइन, ये जो लाइन होगी ये BA के जस्ट पैरेलल होगी, जस्ट पैरेलल होगी, क्योंकि हमें पता है बेटा कि इस एंगल का, ये जो नेट एंगल E1 PA देख रहे हैं, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। तो ये PX लाइन यहां लिख दें, PX ये पैरेलल होगा किसके? BA के। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखना बेटा, PX इज पैरेलल टू BA, तो ये एंगल जो थीटा देख रहा है इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, बिल्कुल थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल जो आपका है ये लाइन PX पैरेलल टू BA, तो दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स आर सेम। ठीक इसी तरह इस साइड पे ध्यान दें, ये एंगल थीटा है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा हुआ। पता चला ये जो नेट एंगल है E1 और E2 के बीच का, ये है 2 थीटा। नेट एंगल E1 और E2 के बीच का 2 थीटा। अब क्या किया हमने, ये जो PE1 हमने लिख रखा है और ये PE2, इनको हम मान लें ये एक पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, और इन्हीं साइड्स की हेल्प से हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम किस तरह, E1 के हेड पॉइंट से हमने इस PX लाइन पर PA के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इस तरह ऐसे, और ये जो आप देख रहे हैं जहां पर ये कट कर रही PX लाइन को, इस पॉइंट से E1 P के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया इस तरह, तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। ये P पॉइंट है, ये E1 मान लो, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट मान लें आप थोड़ी देर के लिए N है जहां पर ये कट कर रहा, तो पैरेललोग्राम बना PE1MN। और ये जो PM लाइन देख रहे हैं आप, ये E1 और E2 का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी, तो इसी लाइन पर होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इस पॉइंट पर ये, और ये इसका डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। देख रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर है B टू A, डायरेक्शन देखें, P टू दिस, P टू M यानी कि B टू A। तो ये अब आपको ये पता करना है कि E का वैल्यू कितना होगा, हमें इस E का वैल्यू पता करना है। तो आइए कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं पहले। लेट AB is an electric dipole situated in air having dipole length हमने क्या सपोज की बेटा, ट्वाइस A। आफ्टर ऑल हमने क्या देखा, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक पॉइंट P है, एंड ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर there is a
there is a point P which is at a distance of ये डिस्टेंस P से O तक का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम कहां से, सेंटर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हुआ। अब हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, पी पॉइंट को ए से और बी से मीट किया था। मीट पॉइंट पी टू ए एंड पी टू बी, पी को ए से और पी को बी से। अब हमने क्या देखा कि ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी अवे फ्रॉम चार्ज, assume that is even, through plus q point charge electric field intensity at point P will be away from charge, अवे फ्रॉम चार्ज से। इसको हमने क्या लेट कर लिया, E1, ये देख रहे हैं आप, एंड सेम एज थ्रो चार्ज निगेटिव क्यू, जो ये वाला देख रहे हैं आप, निगेटिव क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P will be towards the charge, towards नेगेटिव नेचर का है इसलिए towards the charge, so it is, हमने सपोज कर ली E2, तो आप इसे जरा नोट कर ले। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, इसे हम रफ करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या हमें मिलता है डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यह हमें पता करना है। तो जैसा कि हमें पता है बेटा कि किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0 इनटू Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइड बाई R²। तो हम E1 और E2 का वैल्यू अगर इस फिगर से पाएं तो बी गेट E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस P से B तक का, दैट मीन PB या BP लिख सकते हैं भाई, BP, और इसी का करना होगा आपको स्क्वायर। यहां ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर, इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव, तो लिखेंगे अलोंग BP, यहां ब्रैकेट में लिख लें अलोंग BP, मतलब B से P की तरफ, B टू P अवे फ्रॉम चार्ज। सेम E2 पता कर लें हम, E2 ये नेगेटिव क्यू चार्ज के थ्रू, तो ये भी बनेगा 1/4πε0 इनटू क्यू, डायरेक्शन हम इसमें अपेंड कर चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड के केवल इसका मैग्नीट्यूड हम यहां रखेंगे अपॉन डिस्टेंस P से A तक का, दैट मीन PA, और इसका भी क्या कर दें स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन P टू A टुवर्ड्स द चार्ज ड्यू टू नेगेटिव, तो यहां लिख दिया अलोंग PA, डायरेक्शन फ्रॉम P टू A, ये हो गया। अब जरा गौर से देखें E1 और E2 इन दोनों एक्सप्रेशंस में, ये दोनों में टर्म अपेंड कर रहा,
सेम है, सेम है। ऊपर चार्ज क्यू, नीचे भी चार्ज क्यू, दोनों एक्सप्रेशन में सेम है, आपको दिख रहा, दिख रहा, बहुत बढ़िया। बीपी और एपी का फर्क है, आप यहां देखें, ये राइट बाइसेक्टर लाइन था और इस लाइन पर कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट हम ले ले, कहीं पर भी अप टू इनफाइनाइट, तो उस पॉइंट को, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइंस होंगी उनका लेंथ इक्वल होगा। तभी यहां लिखा है AP इज इक्वल टू बीपी, AP इज इक्वल टू बीपी। इसका मतलब E1 और E2 बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, क्योंकि E1 का डायरेक्शन है अवे फ्रॉम चार्ज और E2 का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द चार्ज। तो हम यहां लिख सकते हैं सिंस E1 दिस इज इक्वल टू E2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो बेटा थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये दोनों वैल्यू x हैं, से मान लिया, सपोज कर लिया कि E1 भी x है और E2 भी x है। ठीक, अब क्या किया आपने, क्लास फर्स्ट ईयर में वेक्टर के चैप्टर में एक पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई रिपीट अगेन, थोड़ा पीछे का किस्सा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता साहब ये, देखिए समझाते हैं। बेटा ये कुछ नहीं है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट रहे और इस पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, लेट फर्स्ट फोर्स F1 और दूसरा फोर्स कुछ इस तरह, मान लो ये F2 है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा रहे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका उसे निकालने का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमें देता है एक फार्मूला। मान लें इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन का ही होगा, रिजल्टेंट अगर R मान लें तो फार्मूला होता है, हम आपको यहां लिख के दिखाई दे रहे, R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्सेस। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस एडिशन से, इस वेक्टर एडिशन से जो कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहलाता है, इसके थ्रू हम E1 और E2 को ऐड कर सकते हैं, इनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज E1 एंड E2 आर आल्सो द वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए साहब, E1 और E2 को फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को पता कर लेते हैं। ये जो रिजल्टेंट लिखा हुआ है यहां, रिजल्टेंट हमने E माना, तो हम लिखा नेट E दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला देखें, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फोर्स, यहां स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटेंसिटी, दैट मीन E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 into E2 into cos of angle between E1 and E2, E1 and E2 इसके बीच का तो एंगल ये नेट है, दैट इज 2 थीटा, 2 थीटा, ये एंगल आपका 2 थीटा, 2 थीटा। अब देखें आप, इसे थोड़ा सॉल्व किया, हमने यहां ऊपर लिख रखा था E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम था, हमने मान लिया x, तो हम E1 और E2 के प्लेस पर x को पुट कर सकते हैं। तो E1 स्क्वायर का मतलब हुआ x स्क्वायर, E2 स्क्वायर का भी मतलब हुआ x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू E1 बोले तो x, E2 बोले तो x इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ये 2 थीटा क्या है, ये 2 थीटा E1 और E2 के बीच का एंगल है बेटा, और ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन यूज हो रहा है इसमें। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जो टोटल किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, इट मीन 2x स्क्वायर इंटू में cos 2 थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट लगाया, और मेरे लाल इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते। अक्सर आप लोग ये गलती कर देते हैं कि 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर cos 2 थीटा में ऐड करने को आया, आपने लिख दिया 4x स्क्वायर cos 2 थीटा। नो, रॉन्ग। क्या करें हम बेटा, 2x स्क्वायर इसमें कॉमन लो, ये इसलिए ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ एक नया टर्म इनटू में है cos 2 थीटा। अगर ये cos 2 थीटा ना होता तो ऐड हो जाता। तो हमने इसमें से 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस cos 2 थीटा, इतना बचा। और यहां तक आप नोट कर लें।
ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हम इसको रफ किए दे रहे हैं इतना, क्योंकि हमें लिखने के लिए भी तो जगह चाहिए मेरे लाल, इसलिए हम इतना रफ किए दे रहे। और इसी एक्सप्रेशन को जो फाइनल पे पहुंच चुका है उसे हम अगेन उठा लेते हैं। वो क्या था देख लेते हैं। नेट ही हमें मिला था अंडर रूट 2x² हमने कॉमन लिया था, ब्रैकेट में था 1 + cos 2 थीटा। अब थोड़ा खेल मैथमेटिक का है बेटा। मैथमेटिक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, वैसे मेन फार्मूला तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा होता है, लेकिन इसको अगर हम टर्न ओवर करके लिखें तो वी कैन राइट 2 cos² थीटा -1। हेलो बायो वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्योंकि मोस्टली उन्हें प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करने में। cos 2 थीटा आप गले के नीचे उतार लो, 2 cos² थीटा -1 इस एक्सप्रेशन में आपको यूज करना है 100%। तो आइए, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2x² इन ब्रैकेट 1 + cos 2 थीटा की जगह रखना है 2 cos² थीटा -1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? अंडर रूट 2 × 2 दैट मीन 4 एंड x², और यही आया cos² थीटा। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लो, इजी है मामला। 4 का अंडर रूट 2 होता है, x² का x होता है, cos² थीटा का cos थीटा होता है। तो नेट रिजल्ट E मिला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल ट्वाइस x cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। आप देख रहे हैं इस रिजल्टेंट एक्सप्रेशन में 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, x हमने एज्यूम किया था क्या, या तो E1 है या फिर E2 है। अभी हम वैल्यू इसका रखना पड़ेगा, और थीटा भी आपका एक एंगल है, इसको भी हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो आप इतना नोट कर लें। ठीक, आइए देखते हैं साहब वैल्यू। तो मेरे लाल हम x की जगह पर या तो E1 का वैल्यू रखेंगे या फिर E2 का, बोथ आर सेम हमने एज्यूम किया था। तो इसको यूं लिखा 2 × x का वैल्यू हमने मान लो ये लगा लिया E1 वाला 1/4πε0 × Q डिवाइड बाई BP²। ध्यान दें BP², और इनटू में है cos ऑफ थीटा, इतना है। अब आप जरा फिगर में देखें, ये जो राइट बाइसेक्टर लाइन देख रहे हैं, तो ये तो एंगल टोटल 90 डिग्री का बना। इसका मतलब POB एक राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल POB, ये वाला राइट ट्रायंगल POB, और ये एंगल थीटा है। तो हम इसमें पाइथागोरस के थ्योरम यूज करेंगे बेटा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये थ्योरम? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट मीन PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ बेस दैट मीन OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर दैट मीन OP का स्क्वायर या PO। हम स्केलर में यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। OB का वैल्यू देख लें आप, O से B तक का ये A पॉइंट था, A पॉइंट से B पॉइंट तक का डाइपोल लेंथ 2A था। O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ डाइपोल लेंथ, सो OB इज इक्वल टू A, 2A का हाफ, तो ये हो गया A² प्लस OP। O से P तक का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया था R, तो यहां हो गया R²। अब यहां से अगर हम PB निकालना चाहें PB, तो ये बन जाएगा अंडर रूट A² प्लस R²। दिस इज द वैल्यू ऑफ PB। अब सवाल ये उठता है बेटा cos थीटा कितना होगा? देखो PB तो हमने निकाल लिया, PB या BP वन थिंग, cos थीटा कितना होगा? तो इसी राइट ट्रायंगल से POB से हम cos थीटा पता कर लें। cos थीटा ये इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस तो है OB अपान हाइपोटेन्यूज PB या BP, कुछ भी लिख लें,
बीपी और दिस इज इक्वल टू ओबी, ओबी का वैल्यू ए, ओबी का वैल्यू ए अपॉन बीपी, बीपी का वैल्यू ये रखा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना हुआ। ठीक है, इधर वाला हम साफ किए दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिजल्ट निकालेंगे अब। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है साहब, देख लेते हैं नेट रिजल्ट कितना आएगा। तो नेट ई हमें मिला, नेट ई हमें मिला 2 इंटू एक्स का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर का वैल्यू ये रखा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा के वैल्यू ये रखा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सारे के सारे टर्म हमारे फिगर से रिलेटेड हैं। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसको इनिशियली लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 क्यू एंड ए अपॉन, यहां जरा ध्यान दें, ये जो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा है बेटा, इसको ब्रैकेट बंद किया तो पता चला इसके ऊपर पावर 1 है। हाँ बहुत बढ़िया, और इस पूरे फंक्शन पर अंडर रूट है, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन पर पावर 1/2 है। ये आप सब जानते हैं, जब बेस इक्वल होता है और उनका पावर दिया होता है अलग अलग, मल्टीप्लाई करते समय पावर से ऐड कर लेते हैं, तो इसका जब इसमें इंटू होगा तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर बन जाएगी 3/2, क्योंकि 1 इसका और 1/2 पावर इसका, ये बन गया 3/2। अब चूंकि आपको मालूम है कि डाइपोल लेंथ जो होती है बेटा ये बहुत स्मॉल होती है, मोस्ट स्मॉल, और एज कंपेयर टू ये आर डिस्टेंस, इसके कंपेयर में तो बहुत स्मॉल। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस ए मोरलेस इन कंपेरिजन टू आर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, या हम यूं कहें कि ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा वैल्यू है। तो जब ए स्क्वायर यहां से नेग्लेक्ट करेंगे तो बी गेट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस क्यू इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर, नेग्लेक्ट बचा क्या, आर स्क्वायर का पावर हुआ 3/2, ये लिखा हुआ। अब मेरे बेटा ये 2 से 2 चला गया, तो वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस क्यू ए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इंटू 2a, बातें की, अपॉन आर क्यू। और आपने पीछे पढ़ रखा है कि डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट मीन 2a, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम इसको स्केलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, लेटर P से डिनोट करते हैं इसको, तो हम Q इंटू 2a के प्लेस पर P रख सकते हैं। तो वी गेट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई R क्यूब। दिस इज फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फेमस यूनिट याद रखें न्यूटन पर कूलॉम। नोट कर लीजिए इसे। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी बात और करेंगे, ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नंबर में कभी कभी हमसे पूछ दी जाती है बोर्ड एग्जाम में। बहुत छोटी सी बात क्या है वो हम आपको बताते हैं कि अभी अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर बताया कि ये होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी, पी बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डिवाइड बाई आर क्यूब, ये होता है।
ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर ये जो आर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट शो किया था, इसकी राइट बाइसेक्टर पर जो पॉइंट लिया था, ये नेगेटिव क्यू या पॉजिटिव क्यू, और ये पॉइंट पी लिया था, ये राइट बाइसेक्टर पे था, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। अगर यही पॉइंट सेंटर पॉइंट से एक्सियल डिस्टेंस पे कहीं होता, यही पॉइंट, तो एक्सियल के लिए फार्मूला हमें पता है, ई एक्सियल। इस केस में डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइड बाई आर क्यूब होता है, ये आपने पढ़ा था। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से आप देखें तो आप पाएंगे कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी डाइपोल के थ्रू, इक्वेटोरियल लाइन पर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक आधा बनता है। कब? जब डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम हो और डाइपोल वही हो। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू, ऐसे नहीं, ऐसे लिखें, थ्रो सेम डाइपोल, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखना चाहिए, थ्रो सेम डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a certain distance, जिसे हमने आर का नाम दिया था, इक्वेटोरियल पे भी हमने आर सपोज किया और एक्सियल पे भी आर, कहां से? सेंटर पॉइंट से, ध्यान रखें, रेफरेंस पॉइंट से। थ्रो सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a certain distance in एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन are related as कैसे? हमने देखा कि एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन का डबल होता है, यहां 2p यहां 2a पेंट कर रहा है, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सियल पोजीशन का जस्ट हाफ होगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज इक्वल टू होगा 2 नहीं, इक्वेटोरियल पता करना है, 1/2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। ऐसे, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल एट ए सेम डिस्टेंस थ्रू सेम डाइपोल जस्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पर आधा और एक्सियल पर डबल होता है, और P जो सिंबल है ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है। तो ठीक है, आज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन पर सीख लिया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब आप अगले वीडियो तक बहुत मन से पढ़ें, समझें, पीछे की वीडियोस देखें। जब आप पीछे की वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये चीजें बड़ा आसान लगेंगी, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसका बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी होता है। जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं है आपके पास, तब तक आप किसी भी टॉपिक को कायदे से समझ नहीं सकते। इसलिए हम यही कहेंगे आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डाइपोल के थ्रू एक्सियल पोजीशन पर जरूर देख ले, आपके बेहतर समझ में आएगा। अगले वीडियो तक बाय बाय।